पहचाना इसे? ये हम सबके घरों में होती है। इसको हम बोलते हैं ईयरबड, क्यू-टिप भी बोला जाता है और यूजुअली इसका इस्तेमाल करते हैं हम अपना कान साफ़ करने के लिए। बट अगर आप कभी भी ईएनटी के पास गए हों तो वो हमेशा बोलते हैं कि ईयरबड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कान साफ़ करने के लिए। कान को हमेशा प्रोफेशनल क्लीनर से साफ़ कराना चाहिए बिकॉज़ ये जो क्यू-टिप होती है ना, इसके साथ बहुत सारे रिस्क होते हैं। एक तो ये होता है कि ये आप ऐसे कान में डालते हैं तो ये जो कान के अंदर जो गंक होता है ना, उसको इनसाइड पुश करती है टुवर्ड्स द जो कान का ईयर ड्रम होता है ना, कान का पर्दा, उसकी तरफ गंक पुश होता रहता है और एक वक्त के बाद ऐसी हालत हो जाती है कि वो इतना स्टिफ हो जाता है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है कि फिर आपको कान में तरह तरह के इश्यूज़ फेस हो सकते हैं एंड यू कैन नॉट क्लीन इट एट होम। आपको फिर ईएनटी के पास जाना ही पड़ता है एंड देन फिर वो प्रोफेशनली वो सब खींच करके निकालते हैं। इसका एक और ड्रॉबैक है कि कभी कभी ये जो ये चीज़ देख रहे हो आप, जो ये क्यू-टिप होती है ना, जो कॉटन वाला हिस्सा होता है, ये कान में छूट जाता है अगर ये अच्छी तरह से इसके ऊपर रोल्ड नहीं है, ये कान में छूट जाता है। एंड देन कभी कभी तो ये भी होता है कि बच्चे बड़ों को देखा देखी खुद से कान में अनअटेंडेड ये डाल लेते हैं एंड देन वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, जैसे मैं बोल रही थी, कान साफ़ करने का बेस्ट वे तो ईएनटी के पास जाना ही है। वो आपके कान को साफ़ तो करते ही हैं, कान की जो हेल्थ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, राइट। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि आप हर बार ईएनटी के पास जा पाए कान साफ़ कराने के लिए, है ना। हमको उतना टाइम नहीं मिलता या इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, मैंने कहा, क्योंकि बार बार छोटी छोटी चीज़ के लिए बाहर जाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो घर में ही मैं किस तरह से मेरा खुद का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का कान क्लीन करती हूँ, वो वे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये डिवाइस आपने मुझे पहले भी वीडियो में यूज़ करते हुए देखा था और ये एक क्वाइट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। चलिए, बहुत मैंने इसकी तारीफ़ कर दी, मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। एंड यस, जब मैं दिखा रही हूँ तो एक डेमो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी हाउ यू कैन यूज़ इट। ये है अगारो रीगल ईयर एंडोस्कोप क्लीनर। ये एक छोटा सा डिवाइस है बट है बहुत यूज़फुल। इसे यूज़ करके आप मोबाइल फ़ोन में अपने कान के अंदर का वीडियो देखते हुए सेफली क्लीन कर सकते हैं, जस्ट लाइक ईएनटी द प्रोफेशनल। इसमें कई अटैचमेंट्स भी आते हैं जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए, ये है इसकी मेन यूनिट यानी कि एंडोस्कोप क्लीनर। ये इसका पावर बटन है और 2-3 सेकेंड लॉन्ग प्रेस करने से ये ऑन हो जाएगा और बटन पर ब्लू लाइट आपको दिखेगी। यहाँ अंदर की तरफ आपको HD क्लियर कैमरा विद 6 LED लाइट्स मिलता है और इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करने से ये पावर ऑफ हो जाएगा। और ये बहुत स्मार्टली डिजाइंड है। यहाँ आपको टेक्सचर्ड सरफेस मिलेगा जिससे ग्रिप अच्छी बनी रहती है और सेफ्टी इंश्योर होती है। बाकी एक्सेसरीज में आपको मिलती है 3 डिफरेंट साइज के सिलिकॉन ईयर टिप्स फॉर सॉफ्ट ईयर वैक्स। जरूरत के हिसाब से इन तीनों में से आप टिप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ आपको मिलेंगी 2 प्लास्टिक ईयर टिप्स फॉर हार्ड ईयर वैक्स। इसमें एक लार्ज और एक स्मॉल आपको मिलेगी। साथ ही आपको मिलते हैं 2 स्पॉन्ज ईयर टिप्स एवरीडे क्लीनिंग के लिए, जब कान में ज़्यादा वैक्स ना हो। और इन सभी को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज ट्यूब भी इसके साथ ही आती है, विच इज़ वेरी स्मार्ट। इतनी छोटी छोटी टिप्स खो ना जाए तो इसके लिए ये ट्यूब काफ़ी काम आती है। साथ में मिलेगा एक ईयर कनाल ऑब्जर्वेशन अटैचमेंट, एक टंग डिप्रेसर अटैचमेंट मुंह के अंदर के ऑब्जर्वेशन के लिए, एक नोज स्पेक्ट्रम अटैचमेंट नाक के अंदर के ऑब्जर्वेशन के लिए, और एक लेंस क्लीनिंग ब्रश। और ये USB-C रिचार्जेबल है। चार्जिंग केबल आपको इसके साथ ही मिलती है। इसमें 130 mAh बैटरी है जिसे फुल चार्ज होने में 45 मिनट्स लगते हैं और आपको मिलता है 45 मिनट्स का रन टाइम। इन अटैचमेंट्स को लगाना काफ़ी आसान है। आसानी से ऐसे स्क्रू करके आप इसे घुमाओ तो ये अटैच हो जाएगा। इसके स्क्रू फोल्ड टिप फीचर के कारण ये सेफली सिक्योर हो जाएगा। निकालने के लिए इसे घुमाकर अनस्क्रू कर दें। ऑब्जर्वेशन अटैचमेंट्स को सीधे इस तरह से इंसर्ट कर दें। यूज़ करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से अटैचमेंट चुनें और शुरू करने के लिए आपको IC+ मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होगी। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, या फिर आप यूज़र मैनुअल में दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद आप इस ऐप को ओपन करें और इसके बाद एंडोस्कोप क्लीनर को पावर ऑन करें। फिर कनेक्ट बटन पर क्लिक करें और फ़ोन के वाईफाई में IC+ के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये कनेक्ट हो गया है। अब गो टू यूज़ पर क्लिक करें और कैमरा व्यू आप देख पाओगे। और अब ये रेडी है यूज़ के लिए।
इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लेफ़्ट या राइट ईयर के हिसाब से व्यू सेलेक्ट कर सकते हो। और इसका बेस्ट फीचर ये है कि आप इस पर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, पिक्चर क्लिक कर सकते हो। इसका HD+ कैमरा 1296 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है फॉर डिटेल्ड विजुअल्स। सफाई शुरू करने से पहले इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ईयर कैनाल ऑब्जर्वेशन टिप से कान के अंदर का ऑब्जर्वेशन कर लें। LED लाइट्स और HD कैमरा की हेल्प से आप क्लियरली कान के अंदर का व्यू देख सकते हो। और अब ज़रूरत के हिसाब से इन टिप्स में से सिलेक्ट करके मेन यूनिट पर अटैच करें और कान के अंदर सफाई करना शुरू करें। इसका कैमरा जायरोस्कोप इनेबल्ड है फॉर स्टेबल व्यू एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। और ये कैमरा IP67 रेटेड है, यानी ये डस्ट एंड वाटरप्रूफ है। इसी तरह आप नोज ऑब्जर्वेशन अटैचमेंट से नाक के अंदर और टंग डिप्रेसर अटैचमेंट से मुंह के अंदर का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूज़ के बाद इन अटैचमेंट्स को क्लीन करके रखना बेहद ज़रूरी है फॉर हाइजीन पर्पस। और क्लीन करने के लिए आप सोप सोल्यूशन, सैनिटाइज़र, अल्कोहल स्वैब्स या वेट वाइप्स का यूज़ कर सकते हो। लेंस को क्लीन करने के लिए लेंस क्लीनिंग ब्रश साथ में ही आता है। जेंटली क्लीन द लेंस बहुत यूज़फुल गैजेट है ये, लेकिन इसके इस्तेमाल के दौरान इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर से रखिएगा। इस वेरी यूज़फुल स्मार्ट मल्टीपर्पज़ ईयर एंडोस्कोप क्लीनर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक ज़रूर से चेक कर लेना। इट्स नेक्स्ट डे और हम लोग फ्रेशन अप हो चुके हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट भी करके आ चुके हैं और हम लोग तैयार भी हो चुके हैं। ये वाला जो होटल है ना, ये मोनू भैया ने जब बुक किया था ना, तो हम लोगों ने मतलब उस वक्त ऐसा नहीं था, पक्का नहीं था कि बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस ये था कि हाँ सब लोग दर्शन करना चाहते हैं तो चलो हो आते हैं, बट वो एक श्योरिटी वाला सीन नहीं था, तो हम लोगों ने फिर ये वाला होटल बुक कर लिया था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पहली बार हमारी लाइफ में ऐसा हुआ है कि ऐसा होटल हमको मिला है जिसका जो चेकआउट है वो बहुत अर्ली है, 9 AM। अभी 8:30 जैसे हुए हैं, 9 AM का इनका चेकआउट है, जो कि यूजुअली नहीं होता, थोड़ा दोपहर में ही होता है सबका, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। बट अभी क्या है, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके आए, तो हम लोग कल बीच पे गए थे ना, तो इतने सारे कपड़े गीले हो गए। और क्योंकि अभी बहुत जल्दी हम लोग पैक करें तो सूखे भी नहीं, आधे आधे गीले ही करके हम लोग लेके जा रहे हैं। बट यहाँ से जाते हुए इतनी गर्मी होगी कि सब सूख ही जाना है। ऑल्सो हम लोग कल रात भी मंदिर दर्शन के लिए गए थे, पर मोनू भैया और पापा नहीं जा पाए थे, और क्योंकि और मम्मी भी नहीं जा पाई थी, तो वो लोग फिर से दर्शन के लिए गए हैं। हम लोग तो यहाँ पे शायद 7वीं 8वीं बार आ रहे हैं और भगवान का बहुत शुक्र है, बहुत प्यारे दर्शन हो गए इस बार भी। बहुत ही मतलब ऐसे यहाँ पे जो भीड़ का अमाउंट है ना, वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इनसेन भीड़ थी, मतलब देखकर आप डरने लगो। जो गाइज हैं वो लोग तो फिर भी जो लाइन है उसको फॉलो कर रहे थे, तो उनका जल्दी जल्दी हो जाता है। मैंने देखा है कई जगह पे, और स्पेशली पिलग्रिम्स में ऐसा बहुत होता है। कोई भी तीर्थ स्थान होता है ना, तो वहाँ पे जो गाइज होते हैं ना, वो फिर भी जो क्यू सिस्टम है उसको थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। लेकिन औरतें वो लाइन में नहीं जाती, वो ऐसे झुंड बना लेती हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। मैंने बोला भी यार आप थोड़ा लाइन में आ जाओ। वहाँ पे 3-4 पुलिस यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी पे लोग थे, और वो मुझे लगता है फोर्स के ही लोग थे। दे वर नॉट जनरल सिक्योरिटी बिकॉज मंदिर इज सरकारी प्रॉपर्टी ना। तो मैंने उनको कहा भी कि आप थोड़ा पीछे से लाइन लगवा लो, धक्का मुक्की हो रही है। और फिर फीमेल्स के पास कभी कभी छोटे बच्चे भी होते हैं। आई हर्ड सो मेनी पीपल कि बच्चे को लग जाएगा, लेकिन फिर भी और कई सब लोग ऐसे धक्का मुक्की करने से जल्दी दर्शन हो जाएगा। वो 2 लाइन में चले तो इजी है ना, मतलब दैट मेक्स ऑल सेंस, इट्स लॉजिकल। बट वो लोग ऐसे बंच में आते हैं, फिर आगे जाके जो डोर है वो नैरो हो जाता है, तो वहाँ पे पूरा ऐसे चिकन नेक जैसा हो जाता है। भाई बहुत ही ज़्यादा केओस वाली सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे। जब हम लोग बिल्कुल पहली बार आए थे, ईयर क्या रहा होगा, बहुत पहले आए थे हम लोग। ये अंदर रख दो ना। ये मैं वहाँ रखूँगी मेरे बैग में। और कुछ रखना नहीं अंदर, बस हो गया इसके अंदर। अभी इसे बंद मत करो, आई चेक। वो पीछे देखो कपड़े हैं, फोल्ड किए थे मैंने।
तो हर बार और थोड़ा ज़्यादा भीड़, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल, थोड़ा ज़्यादा केओस ऐसा होता जा रहा है। पहले पहले हम लोग आते थे तो काफ़ी ज़्यादा खाली था, उतना वो नहीं होता था। बट दर्शन भगवान की कृपा से अच्छे हो गए। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि वो सब लोग गए हुए हैं दर्शन के लिए, और ऊपर से मोनू भैया की कार हो गई थी ख़राब, तो वो रिपेयर, तो उसका जो पार्ट मिसिंग था ना, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे कोई महिंद्रा का वर्कशॉप मिल जाए, बट इट्स अ स्मॉल प्लेस और हम लोग को कोई आइडिया भी नहीं है, तो नहीं मिला महिंद्रा का वर्कशॉप। तो बट एक अच्छा सा गराज ढूंढ करके वहाँ पे कार दिखाई, तो उन लोगों ने बोला कि जो उसका कूलेंट का पंप है वो गया है, उसमें इशू आ गया है, तो वो पार्ट उनके पास था नहीं, तो वो पार्ट वो लोग मंगाएंगे आज, तो वो पार्ट आएगा और उसके बाद फिर गाड़ी बनेगी। तो अराउंड 2 बजे उन्होंने बोला है गाड़ी देने के लिए, और 9 बजे हमारा चेकआउट हो जाएगा, तो फिर 4-5 आवर्स हम लोग वेट करेंगे या इधर उधर किसी मंदिर में घूमेंगे। क्या हो गया? मम्मी नहीं मिल रही। हाँ तो आओ उधर। अच्छा, वो शर्मा जी उधर पापा से बात कर रहे हैं, मम्मी नहीं मिल रही है। मैंने बोला ना उधर बहुत ज्यादा भीड़ है, अब शर्मा जी जाएंगे मंदिर। एक तो वो लोग फोन रख लेते हैं ना, तो जब तक आप बाहर नहीं निकल आओ मंदिर से, आप किसी से कनेक्ट भी नहीं कर सकते। आप वो मंदिर में अंदर कहाँ है, 5 लोग थे, ये किसी को भी मम्मी नहीं मिल रही है। जाओगे? जाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं अभी ये बंद करती हूँ। मैं बस आपको ये बता रही थी कि हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, हम लोगों ने हमारे बैग पैक कर लिए हैं, बट वो लोग मंदिर में ही है, तो उनका मुझे कोई अपडेट ही नहीं है कि उन्होंने कुछ खाया भी है वहाँ पर कि नहीं, और सामान भी पैक है कि नहीं। 9 तो बजने ही वाले हैं, क्या टाइम हो गया है, तो ये लोग हम लोग को बोल ही देंगे थोड़ी देर में चेकआउट होने के लिए। और यहाँ पर ये एक और अभी ये हो गया, तो शर्मा जी जाएंगे और मैं शायद चेकआउट करा लेती हूँ यहाँ से। मैं थोड़ी देर में आपसे फिर कनेक्ट करती हूँ, अभी थोड़ा स्ट्रेस हो गया। ओके, बॉटल लिया नहीं है, चलो शानू हमारी सबसे ज़्यादा कुछ छूट तो नहीं गया मम्मा, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, छोटा इंजीनियर। चलो कुछ नहीं है ना, बाथरूम में नहीं होगा, कपड़े तो निकाल लिए थे। एक बार अलमारी खोलना खुशी, बाकी यहाँ वहाँ तो हम लोगों ने कुछ रखा नहीं था। चलो हाँ, तो सुबह कुछ 8:45 बजे मोनू भैया का फ़ोन आया था कि मम्मी नहीं मिल रही है, तो शर्मा जी चले गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे बस पापा, मोनू भैया और शर्मा जी ही थे। आनंद अनीशा नहीं गए थे, मुझे लगा था कि वो लोग भी गए होंगे, बट वो लोग नहीं गए थे। तो फिर उन लोगों ने ढूंढा, तो अराउंड 12 बजे फिर ये लोग घर आए। मिल गई थी मम्मी, वो अंदर ही थक गई थी, तो सीढ़ियों पर बैठ गई थी, तो वो सीढ़ियाँ पीछे की तरफ है, तो किसी का ऐसे ध्यान नहीं गया, सब लोग एग्ज़िट पे आ गए थे। फिर शर्मा जी ने बोला कि पापा पीछे की तरफ देखो, तब तक पापा वहाँ पहुँच गए थे, तो उन्हें मिल गई मम्मी। पर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हम लोग थोड़ा हिल गए, पापा तो थोड़ा सा डर ही गए कि मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते। वैसे वहाँ पे है ना, क्या होता है, मेल्स फीमेल्स की अलग अलग लाइन बनती हैं, वरना पापा छोड़ते नहीं हैं मम्मी को, वो अभी भी उनका हाथ पकड़ कर चलते हैं, बट अलग अलग लाइन बनेगी तो फिर तो रूल फॉलो करना पड़ता है। तो फिर उस चक्कर में मम्मी के दर्शन कब हुए, वो तो लाइन कैसे चल रही है उस हिसाब से रहता है ना। आप लोग साथ भी लाइन में लगे, बट किसी के दर्शन पहले हो जाते हैं, किसी के बाद में हो जाते हैं। बट यस, हम सब बुरी तरह से डर गए थे, बट अंत भला तो सब भला, मिल गई मम्मी। और फिर काफ़ी देर हम लोगों ने बैठ के बात की, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए द्वारका से। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी बस हम लोग घर पहुंचे हैं, अभी नहीं मतलब अभी 6:45 हुए हैं, 6:40 पे हम लोग घर के अंदर आ गए थे। बस थोड़ा सा मैं फ्रेश होके आई हूँ, और हम लोग है ना पहले निकल आए हैं। मोनू भैया, पापा, मम्मी, आनंद, अनीशा, वो लोग अभी आ रहे हैं पीछे, बिकॉज शर्मा जी की मीटिंग थी जो वो मिस नहीं कर सकते। आज उन्होंने छुट्टी ले ली, मंडे की छुट्टी तो उनको अलाउड ही नहीं है, मतलब ऐसे सैंडविच कर लेते हैं ना छुट्टियाँ, जैसे सैटरडे संडे होता है वीकली ऑफ, तो फ्राइडे और मंडे स्पेशली नहीं लेने देते हैं छुट्टी। पर क्योंकि फैमिली कमिटमेंट थी तो इस वजह से कर लिया, लेकिन मीटिंग तो उनको अटेंड करनी ही होती है। तो अभी
थोड़ा यही था हम लोग का। वहाँ से भी थोड़ा लेट ही निकले थे, 11:30 जैसे कुछ तो निकले थे, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं मालूम। तो शर्मा जी पापा से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा मतलब करियर, जॉब, काम इम्पॉर्टेंट है। वो हमेशा यही बोलते हैं, शर्मा जी के लिए भी, मोनू भैया के लिए भी, किसी के लिए भी, कि काम इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी चीज़ काम के आड़े नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ और जब कार डन हो जाएगी तो हम लोग आ जाएंगे। तो कार डन हो गए, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस एक वो पार्टी आना था। और बिकॉज द्वारका इज़ अ स्मॉल सिटी ना, तो थोड़ा टाइम लग गया, उनको बाहर से लाना पड़ा वो पार्ट, और फिर आ गया तो फिर रिप्लेस हो गया। और उसके बाद दे स्टार्टेड शाम को 5, 5:30 बजे शायद। मतलब शुक्र है इस चीज़ का कि हाँ टाइम से हम लोग घर पहुँच गए। तो अभी मैं करूँगी दूध वगैरह ऑर्डर और कपड़े धुलने पे लगाऊंगी। जो हम लोग बीच पे गए थे ना, वो वाले कपड़े पहले धो देती हूँ। हालांकि वो सब मैंने वहाँ पे भी धोए थे कि रेत वेत निकल जाए उसमें से, बट यू नो समुद्र के पानी की एक स्मेल होती है, तो उन्हें मैं बस अभी लगा देती हूँ धुलने पे। और बाकी जो कपड़े और हैं धुलने के, वो कल से देखते हैं, धोना शुरू करूँगी। जब कभी ट्रैवल पे जाओ ना, तो 3-4 दिन तो लॉन्ड्री में ही निकल जाते हैं। और अभी मैं दूध मंगाऊंगी क्योंकि थोड़ी चाय की इच्छा हो रही है। और यार कहीं भी चले जाओ, घर आके एक अजीब सा सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज रात को ही मोनू भैया, मतलब जितना मुझे पता है, आगे अगर प्रोग्राम चेंज होता है तो आई डोंट नो, बट मोनू भैया और अनंत एंड अनीशा आज रात को ही निकल जाएंगे मुंबई के लिए। उनको वहाँ से फ़्लाइट कैच करनी है शायद। तो आज है वेडनेसडे और हम लोग आ गए थे मंडे को। मंडे शाम में मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर कल तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। कल मैं 3 बार तो वॉशिंग मशीन लगाई थी, घर साफ़ किया था, तो उस सब में कल का पूरा दिन निकल गया। और आज है वेडनेसडे, तो आज मैंने एक्चुअली सोचा है कि जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी ना ट्यूसडे को, उसमें एक कमेंट आया था विच वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। समबडी सेड कि अरे ये तो अनंत है और ये मेरे कोचिंग में मतलब मेरा फ्रेंड था। तो देखो ऐसे कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ ना, मतलब आप लोग पहचान लेते हैं लोगों को, तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल स्पेस। तो मतलब अनंत और अनीशा मेरठ में ही रहते हैं, एंड यू आर वेरी राइट, हिज नेम इज़ अनंत, और वो लोग मेरठ में रहते हैं। वो मेरी जो सासू मॉम है ना, उनकी बड़ी सिस्टर हैं, कृपा मौसी है उनका नाम। तो जब उनको भी, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर बताऊँ। बहुत पहले बिगिनिंग में जब मैंने मम्मी को मेरे व्लॉग में दिखाया था ना, तो किसी ने उनको देख करके कहा कि आपकी सासू माँ है ना, बिल्कुल मेरी एक टीचर जैसी लगती हैं। उनका नाम कृपा था। तो मैंने मम्मी को वो कमेंट पढ़ाया, मतलब कितना ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है इस चीज़ से। तो हाँ, मेरी सासू मॉम की एक सिस्टर है, उनका नाम है कृपा मौसी, और वो मेरठ में टीचर हैं। मेरठ से जो भी लोग हैं उनको पता होगा, वहाँ एक दीवान स्कूल है, दीवान पब्लिक स्कूल, तो वो वहाँ पे म्यूज़िक की टीचर हैं। और शायद दीवान से वो रिटायर हो गई हैं और अभी उनका अपना ही इंस्टीट्यूशन है, भातखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट। तो शी इज़ अ वेरी फेमस पर्सन देयर, बहुत लोग उनको जानते हैं। तो अनंत इज़ हर सन, एंड अनंत अनीशा आए थे हमारे यहाँ पे। तो मतलब मैंने फिर शाम को जब शर्मा जी घर पे आते हैं ना, तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्हें भी इतनी हैरानी हुई कि लोग कैसे पहचान जाते हैं। बहुत लोग मोनू भैया को पहचान जाते हैं और बहुत लोग मुझे भी पहचानते हैं। मतलब मोनू भैया का एक काफ़ी पुराना फ्लैट था जो उन्होंने जब बेचा था ना, तो जिन्होंने बेचा था उन्होंने मोनू भैया से बोला कि आप इंडियन यूट्यूबर नीलम के ब्लॉग में मैंने आपको देखा है। तो ही वाज लाइक कि हाँ वो मेरी भाभी है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे जानकर, सुनकर। तो अनंत अनीशा मेरे लिए कुछ एक चीज़ें लेकर आए थे। एक्चुअली कृपा मौसी ने भिजवाई थी मेरे लिए, मम्मी के लिए। और ये चीज़ें वो आपने व्लॉग देखा ही था, वो लोग आए, खाया पिया, और काफ़ी लेट हो गया था, तो वो लोग सो गए थे। उसके बाद मैंने भी ये चीज़ें अभी तक देखी नहीं है, आपके सामने ही मैं खोलूँगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देयर इज़ दिस साड़ी। मम्मी, मेरी सासू मॉम बता रही थी कि ये है ना मैसोर सिल्क है। मुझे एक्चुअली नहीं पता इसके फैब्रिक का, बट उनकी कृपा मौसी से बात हुई थी ना, तो शी वाज लाइक कि ये कलर नीलम पे अच्छा लगेगा, तो इस हिसाब से वो भेज रही हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये क्या फैब्रिक है, पास से दिखाऊं, आप लोग बता पाएंगे। और ये कुछ ऐसे साउथ इंडियन स्टाइल की साड़ी है, गोल्डन। एंड फिर इसके बाद इसके साथ एक रुमाल रखा है। हमारे यहाँ साड़ी के साथ बिंदी का पत्ता रुमाल रख के देते हैं, तो ये रुमाल। एंड देन फिर ये उन्होंने भेजे हैं कंगन। लुक एट देम, दे लुक लाइक गोल्ड, है ना। ये है डिज़ाइन,
और उसके बाद ये भेजा है उन्होंने सानवी खुशी के लिए। तो देयर इज़ अ बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर है, तो इसके अंदर है एक ये ब्रेसलेट प्लस रिंग, ये ऐसा ब्रेसलेट है और इसके मैचिंग का ही ये रिंग है। एंड देन फिर यहाँ पर है ये एक नेकलेस, टेम्पल ज्वेलरी, हाँ ये टेम्पल ज्वेलरी और इसमें ये मोती लटक रहे हैं। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। यहाँ पे माँ लक्ष्मी बनी हुई है और ये है इसके इयररिंग्स, और ये है इसके इयररिंग्स। एंड उसके बाद दीज आर 2 चादर कंफर्टर, ऐसा तो कुछ है। इसके ऊपर एंग्री बर्ड बने हुए हैं, सी। या बोथ आर लगभग सेम। ऑल्सो क्योंकि वो लोग मेरठ से आए थे और मेरठ की नान कटाई बहुत फेमस है, तो वो लोग नान कटाई भी लेकर आए थे। ये ना एक्चुअली डब्बे में से मैंने निकाल ली थी क्योंकि कार्टन में फिर इसमें एक तो हमारे यहाँ चींटियाँ बहुत है, तो चींटी लग जाएगी और ना डब्बे की स्मेल हो जाती है आफ्टर अ सर्टन वाइल। तो मैंने निकाल करके ये इस तरह के एयर टाइट डब्बे में रख दिया है। और ये एक सरप्राइज़ ट्रिप थी, एकदम सडन ही उन लोग का प्रोग्राम बन गया। तो फ्राइडे को मोनू भैया यहाँ आए थे सुबह में, तो ये हम लोग को पता चला कि सैटरडे को वो लोग आने वाले हैं। मतलब पहले से कुछ भी पता नहीं था, अदरवाइज़ कुछ और तरीके से हम लोग चीज़ें प्लान कर सकते थे। तो सुबह मोनू भैया ने भी वहाँ मतलब पहले नहीं बताया था कि वो आने वाले हैं। वो रास्ते में से फ़ोन करते हैं हमेशा, ही इज़ लाइक सरप्राइज़ सरप्राइज़। तो रास्ते में से फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, एंड देन ही सेड कि कल अनंत और अनीशा भी आने वाले हैं। तो फिर जितना भी ये प्रोग्राम बना था, जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की थी, वो रात में ही की थी। तो उन लोगों का मन था द्वारकाधीश जी के दर्शन का, और शर्मा जी का तो हमेशा ही मन होता है द्वारकाधीश जी के दर्शन का। तो फिर सबको ये हुआ कि हाँ द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए चलते हैं। ऑल्सो दे वांटेड टू गो टू रोड टू हेवन, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड हाइप्ड जगह है यहाँ पे। हम लोग गए नहीं हैं पर मन बहुत है जाने का। लेकिन वो सब एरियाज़ हैं ना, थोड़ा अक्टूबर नवंबर के टाइम पे एक्सप्लोर करने के लिए अच्छे हैं, रोड टू हेवन एंड रन ऑफ कच्छ एवरीथिंग। पर प्लान किया था हम लोगों ने, बिकॉज़ वो लोग इतनी दूर से आए हैं और मन है जाने का, बट देन वो कार का सीन हो गया तो फिर नहीं जा पाए। तो और भी 4-5 चीज़ें थी जो कि आइटिनरी में ऐड की थी, बट काफ़ी सारा वक्त कार रिपेयर होने में लग गया और इवेंचुअली फिर उतना टाइम नहीं बचा। फिर मोनू भैया का फिर कॉल आ गया था, उनका भी शूट था। बाय द वे आपको पता है, आप अगर वो देखते हो शहर होने को है, जिसमें माही विज है, उस सीरियल में अभी मोनू भैया आ रहे हैं, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और मैं ना आपको कुछ दिखाना चाहती थी। एक्चुअली हम जब लोग वापस आ रहे थे ना, तो हम लोग रास्ते में एक जगह पे रुके थे, थोड़ा ऐसे ही चटर पटर कोल्ड ड्रिंक्स ये वो सब लेने के लिए। तो वहाँ पे है ना, मुझे ये दिखा, ये टॉफ़ी मैंने कभी भी पहले नहीं खाई है, ना मैंने इसके बारे में कभी देखा और ना ही मैं टॉफ़ीज़ खाती हूँ, लेट मी टेल यू दिस। लेकिन मैंने ये पैकेट देखा और इसके ऊपर लिखा हुआ था कार्डमम फ्लेवर की ये टॉफ़ी है। तो मुझे एकदम से याद आया, हम लोग बचपन में खाते थे ना वो किस्मी टॉफ़ी बार, महाबार, ऐसे नहीं आता था वो इतना बड़ा किस्मी, एंड आई यूज्ड टू लव इट लाइक क्रेज़ी। 1 रुपया मिलता था कहीं से भी, तो मेरे दिमाग में आता था मैं इसकी किस्मी टॉफ़ी बार ही लेने वाली हूँ। तो मुझे समवेयर ऐसा लग रहा था कि इसका टेस्ट वही होगा। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, टॉफ़ीज़ मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। वंस इन अ वाइल येस आई ईट चॉकलेट्स, बट टॉफ़ी तो मुझे ज़माना हो गया कि मैंने टॉफ़ी खाई हो। तो ये जब मैंने देखा कि ये टॉफ़ी है, तो मेरा एक दिल बोल रहा था कि ले लूँ, मतलब ना लूँ। फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये था कि मुझे नहीं चाहिए, बट देन फिर वो उसका कार्डमम पड़ के फिर मुझे ये हो रहा था कि ये शायद किस्मी बार जैसी हो सकती है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं मिलता है कहीं पे भी अभी। तो फिर मैंने ना
इसको घुमाया। तो इसमें पीछे है ना, यहाँ पे अरेबिक, उर्दू कोई लैंग्वेज में कुछ तो लिखा हुआ है। और यूजुअली ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैंने जितने भी अभी तक ट्राई किए हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। तो मुझे एक ट्रस्ट आ गया कि हाँ ये शायद अच्छा होगा। आपने देखा होगा हल्दीराम्स के भी जो इंडिया में विद इन इंडिया मिलते हैं वो प्रोडक्ट अलग होते हैं, उनकी क्वालिटी टेस्ट अलग होता है। बट जो उनका जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान होता है उसका टेस्ट एंड क्वालिटी अलग ही होता है। तो जब मैंने इसके पीछे देखा, हालांकि ये है मेड इन इंडिया ही, बट यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज है, अरबिक है, मुझे क्लियरली नहीं पता। मुझे पक्का पता चल गया कि हाँ ये टॉफ़ी टेस्टी हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है। और फिर ये मैंने ख़रीद लिया और ये ना 650 का पैकेट है, इतना छोटा, आई डोंट नो कितने नंबर्स हैं इसमें। और फिर उसके बाद गाड़ी में जैसे हम लोग बैठे, मैंने सबसे पहले ये ट्राई किया और यार क्या डिलीशियस चीज़ है, एकदम किस्मी टॉफ़ी बार वाली मेमोरी जो है मेरी ताज़ा हो गई। एंड उसके बाद से ये सब लोग कोई नहीं खा रहे हैं, मैं ही खा रही हूँ। मतलब इट्स कितनी अजीब चीज़ है। ये लोग मुझे बोलते रहते हैं मम्मा, ये जैसे हम लोग कोई चॉकलेट लेकर आए समझिए, तो वो लोग मुझे ऑफ़र करते हैं बच्चे लोग, क्योंकि ये तीनों को शौक है खाने का, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स एंड एवरीथिंग। बट मैं ना ही बोलती रहती हूँ हमेशा, बट दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैं लेकर खा रही हूँ। तो मेरे बच्चे भी हैरान हैं, एकदम बचपन वाला चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया। ये ब्रांड कभी देखा सुना नहीं मैंने कहीं पर भी, बट आई लाइक्ड इट। और मैं है ना आपको ये भी बताना चाह रही थी, मुझे कुछ एक दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि ये टेबल कहाँ से लिया, वो सोफ़ा कहाँ से लिया। तो आप में से जो लोग मेरे ब्लॉग कंटिन्यूसली देखते हैं उनको पता है, मैं बता चुकी हूँ कि ये हमारे ना इंटीरियर का जो एक पैकेज था उसका पार्ट ही था। वी हैव पेड फॉर इट, बट पैकेज के अंदर मैंने अलग से ये सब नहीं ख़रीदा है। उन्होंने मुझे कैटलॉग भेजा था कि आप इसमें से चुन लीजिए। तो जो ये कलर है या डिज़ाइन है, या जैसे ये मार्बल है ना, इस पत्थर का भी जो डिज़ाइन है, जैसे वो सोफ़ा है उसका डिज़ाइन और उसका फैब्रिक एंड एवरीथिंग, वो सब चुना मैंने है। बट ये हम लोगों ने अलग से नहीं ख़रीदा है, ये हमारे उस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड ही था। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ये सोफ़ा का प्राइस बता दो, कहाँ से लिया वो बता दो। तो नहीं, ये दोनों ही चीज़ों के साथ मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज़ इंडिविजुअली मुझे इनका प्राइस एज सच नहीं पता है। वो तो जो उन लोगों की लिस्ट में मेंशन होता है प्राइस ना, उसके बाद भी आप 2-4 इंच बढ़वाते हैं, घटवाते हैं, तो उस हिसाब से प्राइस चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल दोनों जो रूम है ना, मतलब हमारा वाला रूम भी और बच्चों वाला रूम में भी, उसमें वो लोग जो स्टैंडर्ड अलमारी दे रहे थे वो मुझे छोटी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि उतने में हमारा हो नहीं पाएगा, तो मैंने एक्सटेंड करवाई है। तो उन्होंने मुझसे उसका पैसा लिया है, जितना भी ऊपर नीचे दाएं बाएं एक्सटेंड की है, उसकी डेप्थ बढ़ाई है, वट एवर दे हैव डन। तो हर एक सेंटीमीटर का पैसा उन लोगों ने लिया है। बट यस, आप लोग इन चीज़ों के बारे में पूछ रहे हो, प्राइस पूछ रहे हो, लिंक पूछ रहे हो, तो इसका मतलब आपको अच्छा लगा। तो मेरा सिलेक्शन लैंड हो गया, सही निकला। तो एक और चीज़ था मेरे हेयर के बारे में। मैं है ना, आई एम ग्रोइंग माई ग्रेज। मैं बहुत साल से कलर कर रही हूँ, ऑनेस्टली बोल रही हूँ आप लोगों को। खुशी आने के 3-4 साल, वो 3-4 साल की रही होगी, उसके बाद से फिर मैंने कलर करना शुरू कर दिया था। तो पहले तो बहुत कम थे, यहाँ होते थे कुछ एक, तो उनको प्लक नहीं कर सकते वरना और बाल ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं सब लोग। तो फिर मैंने फिर कलर ही करना शुरू कर दिया था। और फिर धीरे धीरे लोग बोलते हैं कि कलर एक बार आप कर लो तो उससे भी ग्रेज बढ़ते चले जाते हैं। आई डोंट नो ये कितना ट्रू है, बट येस, एज के हिसाब से तो ग्रेज बढ़ते ही चले जाते हैं। तो मैं फिर हर महीने के हिसाब से टचअप कर रही थी। वैसे तो महीने में 2 बार टचअप करना चाहिए, क्योंकि उतनी ग्रोथ आ जाती है। बट मैं, क्योंकि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना आ जाएं, ये सब बहुत कॉन्शियसली कलर कर रही थी बहुत सालों से। जैसे सैलून होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि सर एकदम धुला होना चाहिए आपका, फ्रेश आपका हेड वॉश होना चाहिए, तो वो उस पर कलर करते हैं। बट उससे फिर स्कैल्प एकदम क्लीन हो जाती है ना। मैं वो भी नहीं करती थी। मैं 1-2 दिन पुराने बाल होते थे ना, जब स्कैल्प पे थोड़ा बिल्डअप आ जाए, ऑयल आ जाए, तब मैं अपने बाल कलर करती थी, सो दैट कम से कम डैमेज हो रूट्स को। बट स्टिल मैं नोटिस कर रही हूँ पिछले कुछ वक्त से ना, एक तो मेरी स्कैल्प हो गई है इची, मुझे बहुत इचिंग लगती है। तो मैं इस सिम्टम को, या बोल लीजिए इस कंडीशन को ओवरलुक नहीं करना चाहती। स्कैल्प इची हो गई है और मेरे बाल तो काफ़ी कम हो ही गए हैं। कुछ तो यहाँ का पानी का भी असर है, कुछ ऑब्वियसली कलर करने की वजह से भी होता है, कितना भी सेफ बोलो, बट है तो ये केमिकल्स ही। और
देन एज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूथ में, तो सबका लाइक स्किन हेयर सब बेस्ट ही होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से मैं बहुत सालों से ये कॉन्टेम्पलेट कर रही हूँ कि मैं आगे अब अपने बाल कलर नहीं करूँगी, बट कोई ना कोई मेरे को टोकी देता था, बोली देता था। और ये जो ये इनिशियल फेज़ होती है ना, जब अजीब अजीब से दिख रहे होते हैं, मैं कभी कभी खुद भी कमज़ोर पड़ जाती हूँ। मुझे लगता है अब मैं कल कलर कर लूँगी, अच्छा नहीं लग रहा, और लोग बात करते हुए ऊपर ऐसे देखते हैं आपके बालों की तरफ, तो भी ऐसे फील आता है कि यार ठीक नहीं लग रहा, मैं कल कलर कर लूँगी, बट मैं नहीं करना चाहती इस बार। आई नो ये कुछ वक्त का है, उसके बाद जब अच्छे से ग्रेज आ जाएंगे तो मुझे शायद अच्छे लगेंगे। एंड मेरे सर पे बाल होने चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं कलर करती रहूँ, ये करती रहूँ, वो करती रहूँ, और बाद में जाके फिर बाल ही ना बचें, मुझे वो सिचुएशन सोचकर बहुत डर लगता है। तो येस, आई एम गोइंग ग्रे अभी के लिए, और अपने आप को बहुत मोटिवेट कर रही हूँ मैं कि ये अच्छा डिसीज़न है, बिकॉज़ कलरिंग आपके स्कैल्प हेल्थ को तो नष्ट कर ही देती है। कितना भी अच्छा आप कलर लगा लो, बट इट अफेक्ट्स, वो इवेंचुअली केमिकल्स ही हैं। और अभी तो मुझे लेटली 2-4 दिन पहले ही किसी फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी भेजा कि जो लॉरियल है ना, जो कलर मैं यूज़ करती हूँ, उसके अगेंस्ट मोर देन 10,000 लॉ सूट्स फाइल हुए हैं। मुझे नहीं पता इसकी ऑथेंटिसिटी, बट शी फॉरवर्डेड मी दिस। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि उनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स मिले हैं। तो मैं बस, मेरा अभी दिल भर गया है, अभी मैं नहीं करना चाहती कलर। आई विल ग्रो माई ग्रेज, और शायद अच्छे भी लगेंगे, आई विल स्टाइल देम फिर बाद में ना। और मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी। एक तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है, आप 1-2 ऐसी वीडियोस देख लो, मतलब किसी भी तरह की वीडियो देख लो, तो फिर आपका फीड वही भर जाता है। तो मैंने 2-3 क्या बोलते हैं, ये ग्रे हेयर वाले जो भी आ रही थी रील्स, वो देखी, और फिर तो मेरी फीड में, मतलब मुझे हर रोज़ इतनी सारी रील्स दिख रही हैं, और लोग बोल रहे हैं कि हाँ मतलब उनको भी स्कैल्प में इचिंग फील हो रही थी, ये वो चीज़ें, हेयर फॉल बढ़ जाता है, हेयर थिन होने लगते हैं, स्किन पे भी असर करता है, आई साइट पे भी असर करता है कलर। तो इतनी सब चीज़ें, और उन्होंने छोड़ा तो दे आर फीलिंग, देन नोटिसिंग द डिफरेंस। तो अभी ये सब चीज़ें मैं भी नोटिस कर रही हूँ, मेरी आई साइट, सर में दर्द रहना बढ़ गया है। मुझे नहीं पता इन चीज़ों का कोई कनेक्शन है कि नहीं, बट वो सब जो चीज़ें बोल रहे थे उससे मैं कोरिलेट कर पा रही थी। आई विल गो ग्रे, और देखा जाएगा, अभी फ्यूचर में मन करेगा जो भी वो देखा जाएगा, अभी मेरा मन यही कर रहा है। तो यस, आप में से कुछ लोग के बार बार कमेंट आ सकते हैं, या वो लोग जो लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे वो बोल सकते हैं कि आपके कलर, तुम तो बुढ़ी हो गई हो, इस तरह से भी बहुत लोग बोलते हैं। तो यस, एज तो हो ही रही है, बट आई डोंट फील लाइक कलरिंग एनी मोर।